हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। हाँ जी बच्चों, हम लोग बच्चे FCA फाइनल FR का MTP डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी आई थिंक 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। लेट मी चेक। जी हाँ, नीचे ही है, बिल्कुल जी। तो 4 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आइए 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं और उनमें भी कुछ खास नहीं है। आइए उनको भी डिस्कशन करते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5A के ऊपर। आइए जी बात करते हैं। कहाँ गया हमारा MTP? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5A इन डेस 109 के ऊपर है और ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का सम है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, जहाँ कुछ पार्ट डेट होता है और कुछ पार्ट उसका इक्विटी होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स के ऑलरेडी कर रखे हैं। आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। और इस सवाल में खास बात क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी हुई है। जब क्लास में हमने कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर भी चर्चा हुई थी। आइए इस सवाल के जरिए रिवाइज हो जाएगा। क्या सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है? यस, किया हुआ है। नया सवाल नहीं है, बट क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन डिस्कस कर लेते हैं। पढ़िए जी। ABC कंपनी इशूड 10,000 कंपल्सरली क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपल्सरली क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पक्का इनकी कन्वर्जन की जाएगी, पर क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो क्या हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। क्लियर है? एज ऑन 1 April 2001 at ₹150 each. The rate of dividend is 10% payable every year. The preference shares are convertible into 5,000 equity shares of the company at the end of 5th year from the date of allotment. तो 5 साल बाद इसको 5,000 इक्विटी शेयर्स में क्या कर दिया जाएगा? कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा। When the CCPS are issued, the prevailing market interest rate for similar debt without conversion option is 15%. यही आपका डिस्काउंट रेट होता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, यही आपका डिस्काउंट रेट कहलाता है। ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ इशुएंस इज 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोसीड्स। जो भी वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स है 10,000 इंटू 150, उसका 2% क्या लग रही है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन करते हुए बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करना है। आगे फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की है 150। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर कन्वर्जन है 10 रुपए। ये एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 15.86%। मैं अभी क्वेश्चन करते हुए बताता हूं कि ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर एंटायर टर्म ऑफ अरेंजमेंट। बच्चे उसने पहले तो लाइबिलिटी और इक्विटी जो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में करते होते हैं, साथ में उसने जर्नल एंट्रीज मांग लिए हैं। ये पंगे वाला काम हो गया। That is from the issue of preference shares till their conversion into equity shares, keeping in view the provisions of relevant Ind AS। तो relevant Ind AS को ध्यान में रखते हुए आपको सारे के सारे क्या डाल के दिखानी है? जर्नल एंट्रीज डाल के दिखानी है। और ये 12 मार्क्स का सम इन्होंने MTP के अंदर रखा है। बच्चे सिंपल सा सवाल है। इधर देखिए, मैं क्वेश्चन के कैश फ्लोज आपको दिखाता हूं कि क्या क्या कैश फ्लोज हैं सवाल में। आइए जी। प्रेफरेंस शेयर्स किस दिन इशू करे गए हैं? 1/4/2001 को इशू करे गए हैं। 10,000 कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 150 ईच। अब इसमें इक्विटी कंपोनेंट कितना है और इसमें से डेट कंपोनेंट कितना है? तो डेट कंपोनेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। और क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको आज नहीं तो कल डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा। तो 5 साल आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने पड़ेगा। दैट विल बी योर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। क्या डिविडेंड का रेट कितना है?
डिविडेंड का रेट है आपका, कहाँ गया, 10,000 प्रेफरेंस शेयर 10%, तो 150, 15 लाख का 10%, सो 1.5 लाख का हर साल आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। लास्ट में तो बच्चे इक्विटी शेयर इशू करने हैं, क्योंकि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो लास्ट में तो इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है। तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15%। सो ये निकल के आ जाएगा आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट। ठीक है, सो लिखिए जी, सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ liability and equity component, calculation of liability and equity component। तो ईयर एंड 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2005 और 31 मार्च 2006। वैसे आप सीधा कंपाउंडिंग फैक्टर से भी कर सकते थे, पर चलिए अब हमने टेबल बना दिया है, सो टेबल से ही कर लेते हैं। सो हर साल का प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया आपका कितना, 1,50,000। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 0.870, 756, 658, 572 और 497। आइए जी, प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालते हैं। सो 1.5 लाख इंटू, कैलकुलेटर को क्या हो गया, 0.870, कैलकुलेटर चलना बंद हो चुका है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन है मेरे पास। सो भूल चुक माफ है जी, उनकी कैलकुलेशन है, मेरी नहीं है। 130,500, 113,400, 98,700। अपनी कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि अगर उनकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो हमें पता लग जाए, पर अब कैलकुलेटर पता नहीं एकदम से इसको क्या हो गया। 74,550। एक सेकंड है, इसमें कैलकुलेटर और होगा, रुकिए रुकिए रुकिए। जी हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ जी, सो 1,50,000 इंटू 0.870, बिल्कुल ठीक। 1,50,000 इंटू 0.756, बिल्कुल ठीक। 1,50,000 इंटू 0.658, 98,700। 1,50,000 इंटू 0.572, 85,800। 1,50,000 इंटू 0.497, 74,550। सो टोटल लगा लें इसका, 85,800, 98,700, 113,400 और 130,500। सो टोटल आ गया आपका 502,950। ये आपका आ गया कौन सा कंपोनेंट, लाइबिलिटी कंपोनेंट। क्लियर है। सो आपके टोटल प्रोसीड्स कितने हैं, आपने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे एट द रेट ऑफ 150 ईच, 15 लाख। इसमें से लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है, 502,950। तो ये आ गया आपका कौन सा कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट। सो 15 लाख माइनस 502,950, सो 997,050 इज योर इक्विटी कंपोनेंट। क्लियर है जी, समझ आ गई बात। तो सवाल ने आपसे जर्नल एंट्री मांगी है, सो आइए हम जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा।
क्या हो रहा है, इतना ये चलाना भी नहीं आता हमें। चलिए जी, सो पहली एंट्री आएगी जी 1/4/2001 को। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी टू प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी। सो लाइबिलिटी में आएगा 502,950 और इक्विटी में 997,050। टोटल आ गया आपका 15 लाख। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा था, सवाल में लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स। सो इधर देखिए प्लीज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो 15 लाख का 2% यानी कि 30,000 इज योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 15 लाख का 2% 30,000। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? सो बच्चे, इसको लाइबिलिटी और इक्विटी में से प्रोपोर्शनेटली माइनस किया जाता है। जैसे इधर देखो, आपके पास दो कंपोनेंट है, लाइबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट। 502,950 997,050। सो टोटल कितना आ गया? 15 लाख। सो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 30,000। तो इस 30,000 को इन दोनों की रेशो में बांट देंगे। तो 30,000 इंटू 502,950 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 10059 माइनस 30,000, 19941। सो नेट बैलेंस आपका कितना आता है लाइबिलिटी का? 502, एक सेकेंड, 502,950 माइनस 10059। सो नेट बैलेंस आता है 492,891 और दूसरा 997,050 माइनस 19941। सो नेट बैलेंस आता है आपके पास 977,109। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो अगली एंट्री करनी पड़ेगी 1/4/2001 को। प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना है? 10059। देन प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी अकाउंट डेबिट कितना है? 19941 टू बैंक 30,000 बीइंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड। अब इसके बाद हमने एक बात बताई थी बच्चे, आपके लाइबिलिटी का बैलेंस बदल गया है। अभी तो देखो, आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस हो चुका है 492,891 और सारे कैश फ्लोज तो अभी भी वही खड़े हैं, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या 492,891 है? नहीं, इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू तो ये थी 502,950। तो हमने बताया था जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाए आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। मतलब मुझे वो वाला रेट चाहिए जहां इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 492,891 के बराबर हो जाए। हमें वो वाला रेट चाहिए और बाई चांस वो रेट सवाल में दिया हुआ है। ये देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट
15.86%। सो वो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इफेक्टिव रेट दिया हुआ है सवाल में, ना दिया होता तो ये इफेक्टिव रेट हमें निकालना पड़ता। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? सो बाई चांस उन्होंने दे दिया, अच्छा हो गया। बस बच्चे अब तो एंट्रीज ही करनी है, और एंट्रीज उसने अंत तक मांगी है। चलिए आइए कर देते हैं। सो पहली एंट्री होगी 31 मार्च 2002 को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने की। तो प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000, ये आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया। अब लास्ट में ब्याज लगाएंगे। 31 मार्च 2002 को ब्याज लगाएंगे। ब्याज इंटरेस्ट नहीं लिखी है, बेटर वर्ड है कौन सा? फाइनेंस कॉस्ट, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ब्याज नहीं होता ना, इसके ऊपर तो डिविडेंड होते हैं। सो बेटर वर्ड इज फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी कंपोनेंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 492,891, इसके ऊपर 15.86%। पता है क्लास में आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सब में आपने खाते बनाए हैं, एंट्रीज तो कभी करी नहीं, इसलिए मैं इसमें एंट्रीज करके दिखाता हूं। 492,891 इंटू 15.86%, 78,173, 78,173। सो क्लासेस में हम लोग एंट्रीज नहीं करते हैं, पर यहां आपसे एंट्रीज मांगे गए हैं। अब 31 मार्च 2003 को, एक साल तो निकल गया, आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, ब्याज लगा दिया। 31 मार्च 2003 को फिर से ब्याज लगाएंगे। सो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी, किसके ऊपर ब्याज लगाओगे? ओपनिंग बैलेंस 492,891 प्लस ब्याज 78,173 माइनस 1,50,000। अब जब खाता बनाते हैं तो ये अपने आप ही हो जाता है, पर यहां तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सो 492,891 प्लस 78,173 माइनस 1,50,000। सो ये आता है आपका 421,064। जब खाता बनाओगे तो ये आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा इंटू 15.86%, इंटू 15.86%, 66,781, 66,781। ब्रॉड डाउन बैलेंस के ऊपर ही ब्याज लगेगा ना, जो पिछले साल के खाते से बैलेंस कैरी डाउन होगा, अगले साल ब्रॉड डाउन होगा, तो अगले साल का ब्याज तो उसी के ऊपर लगता है। एंट्रीज कभी डाली नहीं ना, तो थोड़ा अजीब लगेगा। और 31 मार्च 2013 को ही प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी टू बैंक 1,50,000। आइए जी, 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004 फिर से ब्याज लगाइए। फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस था 421,064, प्लस करिए उसमें ब्याज 66,781 और माइनस करिए जो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे कर दिया। सो 421,064 प्लस 66,781 माइनस 1,50,000। सो 337,845 इंटू 15.86%, 53,582, 53,582। क्लियर है? और फिर से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दें। सो प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। क्लियर है बात? समझ आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। 31 मार्च 2005 फिर से ब्याज लगाइए।
So finance cost account debit to preference shares liability component. So फिर से ओपनिंग बैलेंस 337845 प्लस 53582 माइनस 1,50,000. So 337845 प्लस 53582 minus 1,50,000. So 241,427 into 15.86%. 38290. 38290. तो एंट्रीज के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा, अदरवाइज कुछ खास नहीं है, एंट्रीज पे थोड़ा समय ज्यादा लगता है. तो प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000. लास्ट ईयर आ चुका है जी 31 मार्च 2006. अब यहाँ शेयर भी इशू करने हैं, पर पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करें. फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी. सो ओपनिंग बैलेंस 241,427 प्लस 38290 माइनस 1,50,000. सो लास्ट आपको पता है बैलेंसिंग फिगर आता होता है. सो माइनस करेंगे 1,50,000 में से. सो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आपका ब्याज होगा. सो 241,427 प्लस 38290 माइनस 1,50,000 और माइनस 1,50,000. तो लास्ट ब्याज आपका बैलेंसिंग फिगर होता है हमेशा 20283. 20283. अब ये कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखाते हैं ना, टोटल करके माइनस 1,50,000. 20283. जब खाता बनाते हैं तो आपको पता है लास्ट ब्याज हमेशा क्या आता है? बैलेंसिंग फिगर ही आता है. आइए जी, तो लास्ट में भी पहले 1.5 लाख रुपया पे कर दें. तो प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000. ओके. अब लास्ट में शेयर्स इशू करने हैं. लाइबिलिटी कंपोनेंट तो खत्म हो गया, तो जो भी इसका इक्विटी कंपोनेंट था उसको डेबिट करेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी अकाउंट डेबिट. आइए ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद इक्विटी कंपोनेंट कितना आया था? 977,109. 977,109 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो आपने 5,000 शेयर इशू करने थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू 50,000. तो बाकी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा. सर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कर सकते हैं? और कुछ है ही नहीं, अदर इक्विटी में डाल दो. 977,109 पर आपका इंस्टीट्यूट इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डालता है. सो ये आ गया जी आपका 927,109. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो क्वेश्चन इजी था, करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा. वो इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि जर्नल एंट्रीज थे सवाल में, अदरवाइज कुछ नहीं था. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन अच्छा है. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है. अब वहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो है, पर वहाँ इफेक्टिव रेट दिया होता है कि नहीं दिया होता ये मुझे ध्यान नहीं है. यहाँ तो ये लोग इफेक्टिव रेट दे के आपसे करवा रहे हैं. चलिए पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए. चलिए. सो आराम से बच्चे आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. वैसे ये क्वेश्चन खुद भी हो जाता. मैंने तो पहले बोला है कि मॉक टेस्ट पेपर में कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो है ही नहीं है. आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5B. हाँ जी,
बच्चे ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा तो ये 8 मार्क्स का नहीं आएगा। ये इंड एस 12 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते होते थे ना इंड एस 12 में, कि अकाउंटिंग के अनुसार जो टैक्स आया है और लॉ के अनुसार जो टैक्स आया है, दोनों को रिकंसाइल करा के दिखाइए। तो वही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इसमें मांगी हुई है। सो आइए देखते हैं, ठीक है ना। पढ़िए जी। A Limited's profit before tax according to Ind AS for the year 2001-2 is 100,000 and taxable profit for the year 1-2 is 104,000. So Ind AS वाले प्रॉफिट को क्या बोलते होते हैं? अकाउंटिंग इनकम। सो अकाउंटिंग इनकम उसकी कितनी है? 100,000 और टैक्सेबल प्रॉफिट है 104,000। सो कुछ एडजस्टमेंट्स रहे होंगे। The difference between these two amounts arouse as follows। तो उसने खुद ही बता दिया है कि ये डिफरेंस क्यों आया। अब ये डिफरेंस या तो टेम्पररी डिफरेंस होंगे या परमानेंट डिफरेंसेस होंगे। आइए, ऑन 1 February 2002 it acquired a machine for 120,000. Depreciation is charged on the machine on a monthly basis for accounting purpose। ये नए तरीका है। वो कह रहा अकाउंट्स में हम मंथली बेसिस पे निकालते हैं, सीधा नहीं कह रहा टाइम बेसिस पे निकालते हैं, कह रहा अकाउंट्स में हम मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अंडर टैक्स लॉज द मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर 6 months। आपको पता है टैक्स में अगर आपने 6 महीने बाद मशीन खरीदी है तो आपको 6 महीने की पूरी डेप्रिसिएशन मिलेगी, वहां मंथ्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया जाता। द मशीन यूजफुल लाइफ इज 10 year अकॉर्डिंग टू इंड एस एज वेल एज फॉर द टैक्स पर्पस। तो आपको मशीन की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि 1 फरवरी को मशीन खरीदी है तो अकाउंट्स में तो बच्चे 2 महीने की डेप्रिसिएशन आई होगी, फरवरी और मार्च की, जबकि टैक्स में पूरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आई होगी। वो देख लेंगे। इन द ईयर 2001-2 एक्सपेंस ऑफ ₹8,000 वर इनकर्ड फॉर चैरिटेबल डोनेशन। These are not deductible for tax purpose। तो चैरिटी डोनेशन के लिए पैसा दिया है, टैक्स में तो डोनेशंस अलाउड नहीं होते। क्या अकाउंट्स में डोनेशंस अलाउड होते हैं? यस, अकाउंट्स में अलाउड होते हैं, पर टैक्स में ना तो आज अलाउड है, ना कल अलाउड है, ना परसों अलाउड है। तो ये कौन सा डिफरेंस है? ये आपका परमानेंट डिफरेंस है। सो दिस डिफरेंस इज योर परमानेंट डिफरेंस। प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज एज एट 31 मार्च 2002 टेकिंग करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स इनटू अकाउंट। तो एंट्रीज दो चीजों की आएंगी, एक करंट टैक्स की और दूसरी डेफर्ड टैक्स की। टैक्स रेट 25% है। ऑल्सो प्रिपेयर द टैक्स रिकंसिलेशन इन एब्सोल्यूट नंबर्स एज वेल एज द टैक्स रेट रिकंसिलेशन। सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगी है, हम 2 तरीके से बनाते होते हैं, इन्होंने दोनों तरीकों से ही आपसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगी है। ठीक है जी। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। आइए, सो पहले करंट टैक्स निकाल लेते हैं, फिर डेफर्ड टैक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी आपका? क्वेश्चन नंबर है 5B, सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। और करंट टैक्स तो बहुत सीधा है, बिकॉज आपको टैक्सेबल प्रॉफिट 104,000 दिया हुआ है। तो रुपीज रिकंसाइल कराना चाहते हो, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना चाहते हो, लो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो बताओ आपकी अकाउंटिंग इनकम कितनी दी हुई है? चेक कर लेते हैं ना कि जो 104 दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है कि नहीं। 100,000 अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन डली होगी। कितनी डेप्रिसिएशन डली होगी? जो डेप्रिसिएशन उसने डली होगी वो ऐड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन एज पर इंड एस 2 महीने की डेप्रिसिएशन डली होगी। मशीन कितने की थी? 120,000। लाइफ कितनी है? 10 साल इंटू 2/12। सो 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2/12। तो ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिए और माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ।
और टैक्स के अकॉर्डिंगली 120 डिवाइड बाय 10 इंटू 6/12, क्योंकि टैक्स में तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन डलेगी, तो ये आ गई आपकी 6। क्लियर है? सो एक्सेस डेप्रिसिएशन -4 प्लस कर देंगे डोनेशन जो कि परमानेंट डिफरेंस है। कितने की है डोनेशन आपकी? 8 की। तो बिल्कुल जी 104 ये आपका कौन सा प्रॉफिट आ गया? टैक्सेबल प्रॉफिट। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं थी बिकॉज टैक्सेबल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट स्टिल हमने निकाल दिया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो करंट टैक्स, सो 104 का कितने परसेंट करंट टैक्स है? 25%, सो 26। सो एंट्रीज बाद में करते हैं, पहले डेफर्ड टैक्स निकाल लें। बी, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। सो बच्चे चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर तो डेफर्ड टैक्स बनेगा नहीं, बिकॉज वो तो एक परमानेंट डिफरेंस है और परमानेंट डिफरेंस के ऊपर कोई भी डेफर्ड टैक्स नहीं होता। सिर्फ किसके ऊपर बनाना है? मशीन के ऊपर। सो मशीन की बुक वैल्यू 120,000 की आई थिंक मशीन है, यस। और अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कितनी थी? 2। सो बुक वैल्यू है 118, जबकि इसका टैक्स बेस कितना है? 120,000 माइनस 6, तो टैक्स बेस आता है 114। सो टेम्पररी डिफरेंस आ गया आपका 4। अब बताओ ये टैक्सेबल डिफरेंस है कि डिडक्टेबल डिफरेंस है? बच्चे टैक्स में डिडक्शन कम मिलेगी ना, मतलब आगे जाके टैक्स ज्यादा लगेगा, तो ये टीटीडी है, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। सो टैक्सेबल है तो इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 4 का 25% यानी कि 1। हालांकि ये क्वेश्चन भी करने लायक नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो आइए, क्वेश्चन ने आपसे जनरल एंट्रीज मांगी हैं। सो एक ही एंट्री में दोनों डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 प्रोविजन फॉर करंट टैक्स, 2 डीटीएल। सो डीटीएल आ गया 1 और प्रोविजन फॉर करंट टैक्स कितना था आपका? 27 बीइंग टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड, बीइंग टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड। क्लियर है बात? आइए जी, अब क्वेश्चन ने आपसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगी है, वो दोनों बनानी है, दोनों ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर्स में और दूसरा रेट वाइज। सो अकाउंटिंग इनकम कितनी थी आपकी? अकाउंटिंग इनकम थी आपकी 100,000। स्टैच्यूटरी टैक्स रेट कितना था? 25%। तो स्टैच्यूटरी टैक्स कितना आना चाहिए था? 25। जबकि आपका टैक्स एक्सपेंस है कितना? आपका टैक्स एक्सपेंस कितना है? हमारा टैक्स एक्सपेंस टोटल आया है 27, मतलब जो हमारी एडजस्टमेंट हुई है वो 2 की हुई है। और जान तो ये 2 कौन सा है? जो परमानेंट डिफरेंस है, 8 का 25%, नहीं तो ये टैली कर जाता होता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका परमानेंट डिफरेंस है उसके कारण ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ी है। रेट वाइज ये 25% है, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 ये 2% है। और इफेक्टिव टैक्स रेट आपका कितना आ रहा है? 27%। वो सिर्फ किसके कारण आया है? परमानेंट डिफरेंस के कारण ही आपका इफेक्टिव टैक्स रेट अलग आया है, बाकी और कोई कारण नहीं है इफेक्टिव टैक्स रेट अलग आने का। सो हमने दोनों बना दिए, नंबर वाइज भी बना दिया और रेट वाइज भी बना दिया।
क्लियर होगी बात? चलिए लिख लीजिए इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट के बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, सो प्लीज इसको लिख लीजिएगा। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए। चलिए सो आराम से आप बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। और कोई क्वेश्चन बच्चे इसमें कराने लायक नहीं है, एक बार आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंड AS 8 का है, हमारी बुक का क्वेश्चन है, चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। आप इसको इंड AS 16 भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन हमने इंड AS 16 में भी करे हुए हैं। पर इंड AS 16 में हमने यही बोला था कि अगर एसेट का यूजफुल लाइफ चेंज होता है सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, है ना। मैं दिखा दूं आपको कि बुक में कौन सा क्वेश्चन था। इंड AS 8 में हमने ये क्वेश्चन कराया, सीधे निकल आए। क्वेश्चन नंबर 16 है बुक का। सो अब ये देखो, ये स्टडी मटेरियल का नहीं है, पर हमने कहीं से ढूंढ के आपको क्लास में कराया, और ये सिमिलर क्वेश्चन आपके MTP में भी दिख गया। अब हो सकता है कईयों के लिए ये क्वेश्चन नया हो, तो कई बोलेंगे कि ये क्वेश्चन नया है, 15 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर। मैं आपको दिखा दूं एक बार, जबकि हमारे लिए बच्चे ये क्वेश्चन नया नहीं है। ये देखो 10 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, सारा कुछ ही सेम है, वैल्यूज भी सेम है, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख। सो ये एक्चुअली डिप्लोमा इन IFRS का क्वेश्चन था, जो आपका UK में पेपर होता है IFRS डिप्लोमा का। सो वहां से हमने ये क्वेश्चन लेके आपको इंड AS 8 में कराया था, और वो सिमिलर क्वेश्चन इन्होंने उठा के MTP में छाप दिया। सो हमें ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के कॉन्सेप्ट को इसमें टेस्ट किया गया है। क्लियर है? सो इंड AS की बुक का क्वेश्चन नंबर 16 आप रेफर कर लीजिएगा। हमारी बुक का स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्लियर होगी बात? वैसे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली देखें तो क्वेश्चन नया है, पर ऐसा क्वेश्चन नया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सारा कुछ सेम है इसमें। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने MTP में रखा है, पर क्वेश्चन काफी हद तक बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि चेंज इन यूजफुल लाइफ का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, कैसे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, वो सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर रखी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6B बच्चे, ये इंड AS 33 का सम है। अर्निंग पर शेयर में बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डाइल्यूटेड EPS में एक ही पोटेंशियल शेयर दिया हुआ है, डिबेंचर्स। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िए जी। सोहन हैज बीन रिसेंटली हायर्ड इन जियो लाइफ लिमिटेड। सिंस ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन ऑफ EPS एज पर इंड AS 33, guide him by discussing the steps for the calculation of basic EPS and diluted EPS along with the necessary computation of for EPS of year 1। वो कह रहा है वो जियो लाइफ लिमिटेड में नया नया गया है, इंड AS 33 उसको समझ नहीं आ रहा, आप उसको बता दीजिए कि बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS कैसे निकालना है पहले साल का। ठीक है? The following basic facts relates to company Zio Life Limited। So कुछ facts आपको दिए हुए हैं। Net profit for the year 1 is 46 lakhs। The number of ordinary shares outstanding as on 1st April is 30 lakh। And I think basic EPS तो आपके हाथ में है, because earnings attributable to ordinary shareholders दिया हुआ है, और number of equity shares पहले 1/4 को है, तो यही आपके वेनोज होंगे, weighted average number of ordinary shares outstanding ड्यूरिंग द ईयर। सो यही आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी होंगे। सो बेसिक EPS तो आई थिंक आपके हाथ में आ भी चुका है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर ईयर 1। ऑन 1st April जियो लाइफ लिमिटेड इशूज 20 लाख 3-year टर्म कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 1 ईच। तो उसने 20 लाख 3 साल वाले कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे हैं, तो ये आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। Zio Life Limited has an option to settle the principal amount in ordinary shares. Every 10 bonds are convertible into 1 share
और कैश ऑन सेटलमेंट। अब ये देखो, कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दे, चाहे तो कैश पे कर दे। नाउ द क्वेश्चन इज के ईपीएस निकालने के लिए हम इसको क्या मानते हैं? तो हमने क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि अगर कंपनी के पास ऑप्शन है तो आप मान के चलेंगे कि कंपनी शेयर्स ही देगी और आप उसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मान के ही सवाल करेंगे। ये क्लास में हमने लिखवाया हुआ है, जाके जरूर नोट्स को पढ़िएगा कि अगर कंपनी के हाथ में ऑप्शन है तो ईपीएस निकालने के लिए हम मानते हैं कि वो शेयर्स देगा, क्योंकि बच्चे अगर वो कैश देगा तो फिर आपके डिबेंचर्स पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है नहीं, बिकॉज कन्वर्टेबल ही पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल क्या होते हैं? जिनमें 3 गुण हो, रिसोर्सेज और बेनिफिट्स हैव बीन रिसीव्ड, such resources or benefits have been invested in the business and equity shares will be issued in the future। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि चाहे वो शेयर्स दे दे या कैश दे दे ऑन ए सेटलमेंट डेट, तो हम मान के चलेंगे डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन के लिए कि कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी। और शेयर्स कितने इशू करेगी? हर 10 बॉन्ड के बदले में 1 शेयर ही जारी किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, the principal amount of bond is classified as an equity instrument and interest is classified as the financial liability। अब convertible bond है तो उसके 2 टुकड़े करे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। वो कह रहा है इंटरेस्ट को हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखाया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉन्ड इज 1800। लो, उसने खुद ही दे दिया। वो कह रहा है जितनी लाइबिलिटी आपने दिखाई है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस 1800 है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। हमने क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं जहां कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के 2 टुकड़े पहले हम लोग करते हैं, उसको लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में विभाजित करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। पर यहां सब करके दिया है। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है और एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट 40% है। सो आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो अब कुछ तो करना ही है ना। सो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे भी आखिरी है, इसके बाद तो CSR का सम है, उसका तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6B, सब पॉइंट ए, बेसिक ईपीएस। क्या फॉर्मूला होता है बेसिक ईपीएस का? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये तो सीधा ही दिया हुआ है। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 46 लाख और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 30 लाख। सो 46 डिवाइड बाय 30, सो 1.533 ये आ गया जी आपका बेसिक ईपीएस। बी, डाइल्यूटेड ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का एक प्रोसेस होता है कि पहले आप इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालिए, फिर आप टेस्ट फॉर डाइल्यूशन करिए। पर वो सब बच्चे तब करने की जरूरत होती है व्हेन देयर आर मोर देन 1 पोटेंशियल शेयर्स, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल शेयर्स आते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि कौन ज्यादा डाइल्यूटिव है, और हमें एंटी डाइल्यूटिव नहीं लेने होते और डाइल्यूटिव लेने होते हैं, और जो जितना ज्यादा डाइल्यूटिव होता है उसको पहले टेस्ट किया जाता है। ये सब पड़ा हुआ है। पर इसमें तो एक ही पोटेंशियल शेयर है, तो कोई इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टेस्ट फॉर डाइल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा बेसिक से स्टार्ट करिए। 46 लाख डिवाइड बाय 30 लाख प्लस, अगर ये डिबेंचर आज डिबेंचर ना होते तो कितना ब्याज प्लस होता? 1800। पर रुकिए, थोड़ा तो इसमें से टैक्स वाले ले जाते, और ये डिबेंचर अगर आज डिबेंचर ना होते तो कितने शेयर होते? 20 लाख डिबेंचर है शायद, और एक डिबेंचर के 10 डिबेंचर के 1 शेयर बनेंगे तो ये 2 लाख शेयर होते। सो अपने पास कितना बचता है? आइए जी कैलकुलेटर निकाल लें। सो 1800 इंटू 0.6 प्लस 46 लाख, सो ये आ गया आपका 4601080 डिवाइडेड बाय 32 लाख शेयर। सो डिवाइडेड बाय 32 लाख शेयर, सो ये आता है आपका 1.44। तो क्या डाइल्यूटेड बेसिक से कम होना चाहिए? यस। और क्योंकि ये कम है
तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस 1.44 ही है। और अगर ये 1.53 से ज्यादा होता तो हम इसको क्या बोल देते, एंटी डाइल्यूटिव बोल देते, और फिर हम बोलते थे कि आपका डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस सेम है। क्लियर है? बाकी आप इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, पर उसने तो बच्चे सिंपल ईपीएस ही मांगा है, सो हम क्यों एक्सप्लेनेशन दें कि हमने क्यों नहीं निकाला इंक्रीमेंटल ईपीएस, हमने क्यों नहीं किया टेस्ट फॉर डाइल्यूशन, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जब एक ही पोटेंशियल शेयर होता है फिर हमें इतने पंगे करने की जरूरत नहीं है। मजा तब आता जब वो लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट ना देता, हमसे निकलवाता, फिर लाइबिलिटी कंपोनेंट पे हमसे ब्याज निकलवाता, पर वो तो उसने आसान कर दिया। लाइबिलिटी कंपोनेंट का ब्याज उसका हिस्सा उसने अलग से आपको 1800 दे दिया। ये क्वेश्चन नया है पर सवाल बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था। हमने तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करे हुए हैं जहां लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में बांटा जाता है, फिर लाइबिलिटी कंपोनेंट का इंटरेस्ट जो है वो अलग से निकाला जाता है। ये सब तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हुए हैं, पर इसमें कुछ नहीं है, सो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? सो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए जी बच्चे, ये इधर और दो सम है, दोनों ही बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6C का फर्स्ट पार्ट जो है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ही क्वेश्चन होता है कि किसको CSR कमेटी बनानी होती है। पिछले साल जिसकी नेटवर्थ 5000 करोड़ से ज्यादा हो, सेल 1000 करोड़ से ज्यादा हो, प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, यही है शायद जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल ठीक। पिछले साल अगर नेटवर्थ 5000 करोड़ से ज्यादा हो, सेल 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो इस साल आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी और CSR पे खर्चा करना पड़ेगा। ये उसी के ऊपर ही है कि 31 मार्च 4 को बताइए उसको CSR कमेटी बनानी कि नहीं बनानी। तो पिछले साल देखो उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा है, उसकी नेटवर्थ तो 200 करोड़ है, 5000 करोड़ से कम है, सेल 950 करोड़ है, 1000 करोड़ से कम है, पर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। ये पिछले साल नहीं देखने, ये पहले होता था कि पहले पिछले 3 साल देखिए, अभी सिर्फ पिछला साल ही देखना है। सो पिछले साल में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। फिर आपको पता है कि अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में खर्चा कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि मैं CSR के नाम पे बच्चों को फ्री में पढ़ा देता हूं, क्या ये CSR माना जाता है? नहीं। कंपनी लॉ कहता है ये तो तुम अपनी एडवर्टीजमेंट करते हो, तुम अपने ही प्रोडक्ट को देके CSR एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो वो यही पूछा है इस सवाल में कि क्या इसको CSR एक्टिविटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? ये सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है, तो ये कोई न्यू सम नहीं है कि हम इस पे बहुत सारी चर्चा करें, और वैसे भी CSR कोई ज्यादा चर्चा के लायक है ही नहीं है। क्लियर है? ये इधर था। और में क्या है? और में बहुत सिंपल क्वेश्चन है इंड AS 115 का स्टडी मटेरियल का, कि वो 3 चीजें इकट्ठी देता है, एक तो इंटरनेट सर्विसेज, एक मॉडम और एक राउटर। और कस्टमर चाहे तो मॉडम और राउटर अलग अलग बाजार से भी परचेज कर सकता है। तो आपसे पूछता है कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो हमने पढ़ा हुआ है ये डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि कस्टमर सबका अलग अलग मजा ले सकता है। डिस्टिंक्ट का यही मतलब होता है कि कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ईच आइटम ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। तो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये भी क्वेश्चन कहां से लिया गया है? स्टडी मटेरियल से ही लिया गया है। तो सिमिलर क्वेश्चन चर्चा करना कोई इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं है। क्लियर है? सो इससे हमारा बच्चे मॉक टेस्ट पेपर जो था वो सारे का सारा खत्म हो गया। क्लियर है? अब जब दूसरी सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट आएगी, वो थोड़े दिन बाद आएगी, तब उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहली सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट हमारा यहाँ खत्म हो गया। होप सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।